नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज पटियाला में जिस प्रकार से दंगे हुए, दो लोग इंजर्ड हुए। एक तो फोटोग्राफ, कुछ वीडियो ऐसा भी आ रहा है कि पुलिस की गोली चली है किसी सरदार को, ऐसा लोगों ने बताया है। सत्यता कितनी है वो भविष्य तय करेगा। लेकिन अभी आज जो पटियाला में घटना हुई, क्या उसकी नींव पहले से रखी जा रही थी? एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, मैं आपको पूरा विश्लेषण इसका बताऊंगा और इसको सुनने के बाद आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए, पूरे देश को डिसाइड करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि ये आखिर क्या चल रहा है। खालिस्तान मूवमेंट हम सब देख रहे हैं। खालिस्तान मूवमेंट को किसी समय पर 80 के दशक में या 90 के दशक में खत्म किया गया था, भिंडरवाला को मारा गया था। बहुत बड़ी संख्या में सिखों ने अपनी बाइकों में लिख कर रखा है पंजाबी में, नेवर फॉरगेट 1984, ये वो 1983 है, 84 जो भी ईयर था, ऐसा बहुत कुछ लिख कर रखा है। अब कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई, मैं आपको बताऊं कि जो अकाली दल है ना, अकाली दल का जो बेस बनाना था, अकाली दल को शुरुआत करनी थी, तो एक मास्टर तारा सिंह जी हुआ करते थे। उन्होंने अकाली दल में का नेतृत्व देखते हुए अलग पंजाब सूबे की मांग की थी। अलग पंजाब सूबा से मतलब ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटने के बाद, पंजाब के ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में बंटने के बाद उन्होंने इस हिस्से में आकर, मास्टर तारा सिंह के साथ दुर्भाग्य ये भी था कि उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया था जब वो कहीं भाषण दे रहे थे उधर लाहौर की तरफ। तो मास्टर तारा सिंह जब यहाँ पर आ गए, अकाली दल उनके हाथ में था और अकाली दल का बेस बढ़ाना था। तो कैसे बढ़े अकाली दल का बेस बढ़ाने के लिए? उस समय सिख, एक एक कम्युनिटी सिख कि सिखों के नाम से क्या वोट मिल सकता है, तो अलग पंजाब सूबे की मांग हो गई। तो उस समय अकाली बनाम उस चल गया आर्य समाज लगातार, चूंकि आर्य समाज बिना केशधारियों का था। बिना केशधारी का मतलब है कि जिन्होंने केश नहीं रखे हुए हैं, जो पगड़ी नहीं बांधते, उन लोगों का संगठन है। पंजाबी वो भी, ऐसा नहीं है, वो पंजाबी भी हैं, बाकी भी हैं, लेकिन उनके बीच में एक क्लैश सा शुरू हुआ था और अब मास्टर तारा सिंह अपना बेस बनाने में सफल हो गए थे। अकाली दल आ रही थी, सत्ता में आ रही थी। 1966 में कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने फैसला किया, इंदिरा गांधी की सरकार ने, कि वो पंजाब में जो पंजाब सूबा है और पंजाबी बेस्ड है उसको अलग कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि चंडीगढ़ और हरियाणा और हिमाचल, ये प्रदेश अलग हो गए और पंजाब अलग हो गए। लेकिन फिर भी जब भी कोई सरकार इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो वो ध्यान में रखती है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का परिणाम कहीं एकाग्रवाद ना हो जाए, कहीं एक पार्टिकुलर आइडेंटिटी ना हो जाए। जो गलती नेहरू जी ने कर दी थी जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत नाम का एक शगुफा छोड़कर, तो जो गलती उस समय 370 के रूप में हुई, वो गलती फिर से ना हो। 1966 में पंजाब सूबा तो बना, लेकिन पंजाबी जो जो सिख था, जो पगड़ीधारी था, वो कुछ हिमाचल के हिस्से में भी गया, कुछ चंडीगढ़ में भी गया, कुछ हरियाणा में भी गया। और जो बाकी बिना केशधारी थे, या बिना, मैं कहूँ कि पगड़ीधारी थे, जो सिख नहीं थे, वो भी पंजाब सूबे में रहे। यानी कि मिली जुली मिक्स्ड आबादी रही। उसका कारण ये रहा होगा कि कहीं अलग से सेपरेट आबादी का मतलब ये ना हो जाए कि साहब हम तो देश से अलग होना चाहते थे। लेकिन अकाली उस ट्रैक पर उतर आया। अब अकाली को बैलेंस करने के लिए उस समय के जनसंघ ने अकाली के साथ हाथ मिलाया। जो नॉन सिख वोट था वो खींचने की कोशिश करी जनसंघ ने, और जो सिख वोट था पंजाब सूबे के बेस पर, वो खींचा अकाली दल ने। दोनों ने अपना एक गठबंधन बनाया। गठबंधन का परिणाम ये निकला कि अकाली अलग पंजाब सूबा का या अलग सिख की जो जगह जगाए हुए था, वो उससे पीछे हट गया, क्योंकि जनसंघ उसका पार्टनर था। सत्ता में आना उनका उद्देश्य था, वो सत्ता में आ गए। जनसंघ उनका पार्टनर था और जनसंघ पार्टनर होने के नाते वो जनसंघ ने वो नहीं करने दिया जो कि एक्सट्रीम किया जा सकता था। लेकिन फिर भी भिंडरवाला के नाम से आ तो गए ही किसी न किसी प्रकार से आतंकवाद, और आतंकवाद को समाप्त करते समय भी फिर अकाली शांत रहा। और क्यों? क्योंकि जनसंघ उसका साथी था, या बाद में बीजेपी उसका साथी हो गया। तो वो शांत रहा, लेकिन भिंडरवाले का खात्मा हुआ और जनसंघ ने भिंडरवाले के खात्मे में बड़ी मदद करी।
खैर इतना प्रकरण हो गया, लेकिन वो उस समय दब गया किसी प्रकार से। दब जाने के बाद अभी खालिस्तान को लेकर हम देख रहे हैं, जब से ये किसान मूवमेंट का मामला आया, सीएए का मामला आया, इसमें खालिस्तान फिर से उभर कर बाहर आया। यानी कि जो लोग कनाडा में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको पूरा हवा दे दी, क्योंकि देश में एक अलग प्रकार की राजनीति इस समय चल रही है और वो राष्ट्रवाद की राजनीति अब प्रखरता से आ रही है। क्योंकि इससे पहले सरकारें बनाने के लिए जो राजनीति थी वो कास्ट की राजनीति थी, सरकारें बनाने के लिए जो राजनीति थी वो रीजनल राजनीति थी, लेकिन अब जो है वो कास्ट की राजनीति कहीं पीछे, मोदी जी के आने के बाद कहीं पीछे छूट गई। तो अब लोगों को राजनीति करने का उपाय क्या, यानी कि किसी न किसी विषय को लेकर तो सरकार को घेरना ही, तो अब वो घेरना शुरू कर दिया उन्होंने सीएए को लेकर, उन्होंने घेरना शुरू कर दिया खालिस्तान को लेकर। लेकिन लीगली खालिस्तान की डिमांड की नहीं जा सकती, क्योंकि उस पर इतना बड़ा प्रकरण हो चुका भिंडरवाले का। लेकिन केजरीवाल जब सत्ता में आए दिल्ली में, तो उनका तो विचार जितने अलगाववादी देश में थे उनसे किसी से उनको परहेज नहीं। ये भी लोगों ने उस समय विचार किया था कि इनका किसी से परहेज नहीं का मतलब ये है कि ये हो सकता है सबको एक कर दें, सबकी जो उत्कंठाएं हैं वो शांत कर दें। लेकिन बाद में सत्ता में आने के बाद ऐसा दिखा नहीं कि वो उत्कंठाएं शांत करना चाहते हैं। सत्ता में आने के बाद दिखा कि वो राजनीति करना चाहते हैं, और राजनीति के लिए इस प्रकार के किसी भी अलगाव को करने के लिए वो तैयार हैं, चाहे उनको मौलवियों को सैलरी देनी पड़े, चाहे उनको दिल्ली में शाहीन बाग में समर्थन करना पड़े, चाहे उनको जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा चिल्लाने वाले जेएनयू गैंग का साथ देना पड़े, उनसे मिलने जाना पड़े, या फिर कहीं भी चांदबाग में या दूसरे बागों में जहां हत्याएं हुई, जहां घटनाएं हुई, उन घटनाओं में भी उनके अपने सभासद इन्वॉल्व रहे, उनका सबका उन्होंने भरपूर साथ दिया। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने जो केसेस बनाए, उन केसेस के विरुद्ध में वकील भी वो एलजी से इस बात के लिए लड़ गए कि वकील हम खड़े करेंगे दिल्ली सरकार की तरफ से, और वकील क्या उनके करने वाले थे देख लें। अब इस बात को कुमार विश्वास ने देश के सामने लाकर खड़ा किया, क्योंकि कुमार विश्वास पार्टी के उस समय पार्टी को बनाने वाले व्यक्ति थे, पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और बड़े प्रखर व्यक्ति थे। उनको ये समझ में आया कि नहीं, केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए पंजाब चुनाव के टाइम पर उन्होंने अनजाने में केजरीवाल का सहयोग कर दिया। सहयोग ये कर दिया क्योंकि वो दबा हुआ, आप देखिए राजनीति किसी भी प्रकार की हो, राजनीति में अगर आप उसमें कोई अलग फैक्टर दिखाई देंगे, जैसे मैंने कहा अकाली दल निकल कर आया था, लेकिन अकाली फिस इसलिए हो गया क्योंकि उस समय जनसंघ उनके साथ हो गया। लेकिन अकाली, ये तो बात पक्की है कि अकाली ने वो भावना पहचान ली थी, वो इंस्ट्रूमेंट पहचान लिया था जो अलग पंजाब की अलग जगह हुए था, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो अब वो अलग पंजाब वाला भिंडरवाला सामने आ गया था, तो पंजाब बिल्कुल जल गया था। ये बात को केजरीवाल समझ गया था कि पंजाब में अगर उसको एंट्री मारनी है या उनको एंट्री मारनी है, तो पंजाब में अगर खालिस्तान वाला थोड़ा सा भी एंगल दिया जाए या खालिस्तानी सपोर्ट लिया जाए खालिस्तानी मूवमेंट करने वालों का, तो फिर वहां भला हो सकता है, ये ऐसा लोगों का कहना है। ये कुमार विश्वास ने में, लेकिन ये बात खुलकर कही नहीं जा सकती। अगर ये बात राजनीति में खुलकर कही जाएगी तो निश्चित रूप से जेल जाना पड़ेगा। परिणाम यह हुआ कि कुमार विश्वास ने ये बात कह दी कि भाई अरविंद केजरीवाल जी सीधा करके क्लियर करके बताएं कि आखिर वो चाहते क्या है, क्या उन्होंने खालिस्तान का विरोध करना है, खुलकर कहे मुझे खालिस्तान का विरोध करना है, मैं खालिस्तान नहीं चाहता या खालिस्तान का कोई समर्थन नहीं करता। केजरीवाल जी ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि वो खालिस्तान का विरोध करते हैं। सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, ये साफ हो चुका था सरकार बनने के बाद कि अब किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी साधन से अब केजरीवाल चूंकि बैठ गए हैं, भले ही वो ना चाहते हों, लेकिन जो उनके समर्थक खालिस्तानी मूवमेंट वाले हैं, खालिस्तान समर्थक के लोग हैं, वो उभर कर बाहर आएंगे और परिस्थितियां बिगड़ती जाएंगी। मोदी जी ने उसके उपाय करने शुरू किए, बिल्कुल वही उपाय जो गांधी जी ने शुरू किए थे पूना पैक्ट के बाद, कि उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया था और राजनीति से मतलब अपने आप को दूरी बना ली थी और दलितों के यहाँ भोजन करना शुरू कर दिया था, दलितों के यहाँ उठना बैठना शुरू कर दिया था। क्योंकि अंग्रेज मुस्लिम लीग के बाद अब एक नया फैक्टर खेल रहे थे, वो दलित कार्ड खेलने लगे थे, और दलित कार्ड के माध्यम से वो रिजर्वेशन और ये वो सब भारत में पहली बार शुरू हो रहा था। तो गांधी जी को ये समझ आ गया था कि अभी तो हम मुस्लिम लीग से ही लड़ रहे हैं, कल को हमें दलित नेताओं से भी लड़ना पड़ेगा, और ऐसा ना हो कि हमारा आजादी का मूवमेंट कहीं और चला जाए और हम किसी और रास्ते पे चले जाएं, फूटो राज करो।
वो बात गांधी जी वाली अभी नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गई थी कि अब अगर हिंदुस्तान में पंजाब की कुछ मदद करनी है, पंजाब में कुछ सही करना है, तो ये जो केजरीवाल जी बैठ गए हैं, इनका तो जो, और उन्होंने साथ में खालिस्तान का विरोध नहीं किया, खालिस्तान पर दुनिया भर के आरोप लगे उसके बाद भी नहीं किया, और दूसरा काम भगवंत मान ने व्यक्त ही कर दिया, जो जो उस समय अकाली ने विषय उठाया था 66 में कि भाई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मेरा है, भगड़ा नागल बांध मेरा है, ये हिस्सा मेरा है, वो हिस्सा मेरा है, ये पंजाबी बाहुल है, वो पंजाबी बाहुल है, ये पंजाब से बाहर कैसे हो सकता है, पंजाब इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए। जैसे ही भगवंत मान बैठे तो पहली कैबिनेट में उन्होंने यही शब्द ड्रामे शुरू कर दिए, क्योंकि करना स्वाभाविक था, क्योंकि उनको अगर वो राजनीति करनी है तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पर उन्होंने कब्जा करना है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को अब पंजाब का हिस्सा ऐसा कहना शुरू कर दिया, हिमाचल का कुछ हिस्सा कांगड़ा वगैरह का वो मेरा हिस्सा है ऐसा कहना शुरू कर दिया, हरियाणा में कुछ हिस्सा मेरा है ऐसा कहना शुरू कर लिया, करनाल वगैरह ये वो। तो उस समय ये बात मैंने उसी समय उस दिन भी कहा था कि खालिस्तान के रास्ते की पहली नींव भगवंत मान ने रख दी है, जिस एजेंडे पर वो आए थे। उन्होंने अपने समर्थकों को संदेश दे दिया है कि देखिए मैं तुम्हारा एजेंडा पूरा करने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब क्या हो गया, मोदी जी उसका काउंटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वोट तो भाई केजरीवाल जी को मिला है, इसलिए सरकार तो उनकी बननी थी। अब लेकिन केंद्र की सरकार का दायित्व बनता है कि ये जो अलगाववाद है इसको खत्म करें। भारत में पहले ही इस्लामिक अलगाववाद बड़ी बड़ी तादाद में छड़ा हुआ है, उससे लड़ना मुश्किल है, कम्युनिस्टों से लड़ना मुश्किल है, कांग्रेस के जो विचार हैं उनसे लड़ना मुश्किल है, उधर चाइना अपना रोल प्ले कर रहा है उससे लड़ना मुश्किल है, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान लगातार, तो हम लगातार लड़ रहे हैं, केंद्र की सरकार किससे किससे लड़े। मोदी जी ने उसके उपाय के रूप में सोचा कि क्यों नहीं हम गांधी जी वाला जो 1931 का फॉर्मूला है वो 2022 में शुरू कर देते हैं, और हम अब सिखों को इतना अपना बना लेंगे, इतना बड़ी लकीर खींच देंगे, इतनी बड़ी लाइन खींच देंगे कि केजरीवाल जी के या इस तरह के जो भी फॉर्मूले लेकर लोग आए होंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बैकफुट पर चले जाएंगे। अब मोदी जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व शुरू किया लाल किले से। ये ऐतिहासिक काम था, और पिछले मतलब 400 वर्षों में तो 500 वर्षों में ये पहला काम था, और उन्होंने बड़ी जनसभा की, बड़ा बात की, और बड़े अच्छे वहां कार्यक्रम करवाए। यानी कि पंजाब के या सिख कम्युनिटी में बहुत बड़ी कम्युनिटी इस बात से सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं साहब मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने विश्व भर से जो डेलीगेशंस थे सिखों के वो बुलाए। आज उनका बुलाना ये अचानक नहीं बुलाया कि वहां पटियाला में दंगे हो गए इसलिए मोदी जी ने बुलाया हो, ये इसलिए क्योंकि मोदी जी ने लगातार फ्रिक्वेंटली सिख ग्रुपों के साथ बैठना शुरू कर दिया है। सिखों के बीच में जो भावना पनप रही खालिस्तान की उसको सिख खत्म करेगा, और हम उनको इतना आत्मीयता देंगे कि वो सिख वर्ग ये कहेगा कि नहीं, सिख ये निर्माण जो सिखों का हुआ या खालसा का हुआ वो हिंदू समाज को बचाने के लिए हुआ। ये बात आपने मोदी जी के भाषणों में भी लगातार सुनी होगी, वो लगातार कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने शहादत दी और पंच प्यारों ने शहादत दी। गुरु गोविंद सिंह ने जो सर्वदानी है, पूरे परिवार का दान किया है हिंदुस्तान के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा का निर्माण किया तो उसके बाद ये कंफ्यूजन भी आया कि नहीं ऐसा ना हो कि लोग इस पहचान के बाद कम्युनिटी धर्म अलग कहने लगे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिए गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमको जो जो हिंदू परंपराएं हैं उनको पूरे देश में स्थापित करना पड़ेगा। 5 सिखों को, अपने सरदारों को भेजा उन्होंने काशी, ताकि वो काशी में जाकर पूर्ण रूप से गहराई से समझ सके धर्म को, और धर्म को गहराई से समझने के बाद जो खालसा बना है खालसा में उसको प्रतिस्थापित कर सकें सही से। ये सारे काम इसलिए किए गए होंगे कि ऐसा ना हो कि कहीं ये जो खालसा की पहचान दी गई इसकी वजह से कम्युनिटी हिंदू समाज से अलग अपने आप को समझने लगे। इसलिए उनको अखाड़े भी बने हुए हैं, सिखों के अखाड़े हैं जो आज भी जब जब हम इसकी कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ में जाने के लिए अखाड़े, जो सब अखाड़े जाते हैं तो सिखों के अखाड़े भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। निहंगों की बातें की, तो ऐसे करके मोदी जी ने लगातार सिंह सभा के माध्यम से या और जो जितने भी संगठन हैं जो सिखों के लिए काम करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, उनके साथ फ्रिक्वेंट बैठक, जल्दी जल्दी बैठकें करनी शुरू की ताकि उनका समस्या समझी जा सके और उनका उपाय निकाला जा सके। अब ये बात कैसे हजम होने वाली थी, देश में
जो अपने आप को हिंदुत्व का पुरोधा कहते हैं उनको कैसे समझ आने वाली थी? ये बात केजरीवाल जी की पार्टी को कैसे समझ आने वाली थी? ये बात केजरीवाल पार्टी के समर्थन करने वाले जो खालिस्तानी समर्थक हैं या जो खालिस्तानी सपोर्ट रखते हैं उनको कैसे समझ में आने वाली थी? इसलिए ये तो होना स्वाभाविक था। अब शिवसेना शिवसेना तो हम जान ही रहे हैं कि वो अपने आप को हिंदुत्व कहती है, लेकिन वो किस प्रकार से उसने कांग्रेस और एनसीपी का दामन थामा महाराष्ट्र में, जिसके परिणाम दिख रहे हैं कि वो लगातार विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं। हनुमान चालीसा के नाम पर उन्होंने नवनीत राणा को जेल भेज दिया और देशद्रोह के चार्ज लगा दिए। आप सोचो कि शिवसेना अपना कैसे पथ भ्रष्ट या पथ भटक चुकी है, ये सब दिखाई दे रहा है। तो अब पंजाब में जो शुरू हुआ वो शिवसेना बाल ठाकरे। अब शिवसेना बाल ठाकरे कौन सी है? यही वही शिवसेना या नई शिवसेना बनी? इस पर शिवसेना के किसी भी व्यक्ति ने, उनके भवन से कोई भी एक व्यक्ति अभी तक स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना कि जिसने कहा हो कि ये हमारी शिवसेना नहीं, जिसने कहा हो कि हमने ये डायरेक्शन नहीं दिया, जिसने कहा हो बाल ठाकरे शिवसेना नाम की कोई शिवसेना नहीं है या हम ही हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं था, वो नहीं था। कोई स्टेटमेंट शिवसेना की तरफ से नहीं, जबकि वहां पर शिवसेना के ही नाम से वो सारा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये माना जाए कि अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे से हैं, आप कहीं ना कहीं मौन समर्थन कर रहे हैं या आपने बैकडोर से ग्रुप बनाकर खड़े किए हुए हैं ताकि डिस्टर्बेंस हो जाए। और ये जो डिस्टर्बेंस है वो मोदी जी को कहीं ना कहीं, जो उनका सिखों के साथ इंटीग्रेशन का कार्यक्रम चल रहा है, इस इंटीग्रेशन के कार्यक्रम में बाधा पहुंचे। जब पटियाला में ये चल रहा था कि खालिस्तान नहीं बनने देंगे, भाई इसमें कौन सी खराब बात है जब कोई ये कहता है खालिस्तान नहीं बनने देंगे? तो जाहिर सी बात है सरकार वहां जिस जिस पक्ष की है और सरकार, उनको मालूम है कि सहिष्णु रहेगी इस विषय पर, तो तलवारें लेकर लोग चले आते हैं। तलवारें लेकर जो जो वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो जो रैली चल रही थी या जो लोग निकल रहे थे, उनके ऊपर तलवारें चलना शुरू हो जाती हैं, दंगे होने, पत्थर चलने शुरू हो जाते हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी वहां लगने शुरू हो जाते हैं। और ये नारे तो पंजाब में सरकार बनते ही लगने शुरू हो गए थे। जबकि मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं कोई भी कम्युनिटी, जैसे मैं वो चीजें नहीं मानता, क्योंकि ईश्वर ने थोड़ी सी सद्बुद्धि मुझे दे दी कि कोई ब्राह्मण के नाम से मुझे अलग संगठन में बुलाता है कि साहब ब्राह्मणों का संगठन है, आपको बोलना, मैं नहीं जाता कभी। कोई ये कहे कि नहीं, मैं ये कहता हूं मैं एक हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। हिंदुओं के जो ग्रुप है तमाम तरह के, जो वर्ण हैं तमाम तरह के, उन वर्ण का मैं एक हिस्सा हूं, लेकिन मैं फाइनली हिंदू हूं। अब कोई ब्राह्मणों के नाम से ग्रुप अलग करता है, कोई क्षत्रियों के नाम से ग्रुप अलग करता है, और कहीं एक राज्य में ब्राह्मण बाहुल्य हो जाए और कोई चिंगारी ये लगा दे कि नहीं साहब तुम तो एक देश बना सकते हो ब्राह्मणाबाद, तो ये संभव है कि वहां लोग इस बात के लिए राजी हो जाएंगे। हालांकि मेरा मानना है कि जो बाकी के ग्रुप हैं, कुछ एथनिक ग्रुप को छोड़ दिए, वो इतने इतने ज्यादा कमजोर नहीं है कि वो आसानी से कह देंगे, आप कहेंगे ब्राह्मणाबाद बनाओ तो वो ब्राह्मणाबाद बनने चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी तो आई जाती है जाति के नाम से, संप्रदाय के नाम से, और वो जाति संप्रदाय के नाम से जो सिंपैथी आई, उस सिंपैथी को केजरीवाल जी ने खालिस्तान के नाम से उसको कैश करवा लिया, जो कि अकाली, मैं कहूं कि ये अकाली को रिप्लेस कर गए हैं। केजरीवाल अकाली को रिप्लेस कर गए, लेकिन अकाली के साथ खास बात यह थी कि उस समय जनसंघ साथ मिल गया था, इसलिए अकाली का कोर एजेंडा पीछे कहीं छूट गया था। इनके साथ अभी इस प्रकार का कोई संगठन नहीं है और वो एजेंडा इनका कितना आगे बढ़ेगा ये देखने की बात है। तो वहां ये हुआ। अब ये जो कुछ भी पटियाले में हुआ, क्या भगवंत मान को ये नहीं चाहिए था कि वो ये कहते कि भाई खालिस्तान के नाम से अगर कोई यहां दंगे करेगा तो ये खालिस्तान हम नहीं बनने देंगे, और ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा दंगा करेगा नहीं होने देंगे, हम वॉच कर रहे हैं, ये करें, लेकिन उन्होंने एक बार भी खालिस्तान के नाम से जो लोगों के, खालिस्तान के नाम को सुनने के बाद भड़ककर तलवारें चलाई, जिन लोगों ने पत्थर चलाए, उनके खिलाफ एक आधा स्टेटमेंट अभी तक भगवंत मान ने नहीं दिया, केजरीवाल ने नहीं दिया। मुझे लगता है कि ये जो मोदी जी के प्रयास शुरू हुए, उन प्रयासों में मोदी जी सफल ना हो जाएं, इसके लिए कहीं भीतर घात से अंदर पॉलिटिकल गेम तो नहीं है। ये शिवसेना बाल ठाकरे के नाम से कुछ और इन्हीं ग्रुपों ने तो नहीं चलाया। ये बहुत कुछ है जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मुझे लगता है इन विषयों पर इन्वेस्टिगेशन अगर एनआईए करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे भगवंत मान की पुलिस, तो वैसा ही होने की संभावना है जैसा कि
कुमार विश्वास के घर में पुलिस फोर्स सवेरे सवेरे पंजाब की भेज दी कि आपने केजरीवाल के ऊपर वो खालिस्तान वाला वो लगाया था, उसका वो डिटेल दीजिए, आपके पास कहाँ से आया, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। कि वो तो कुमार विश्वास बड़े व्यक्ति हैं, बड़े बड़े रसूख के व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया, उन्होंने इस बात की पिटिशन भी वो डाल रहे हैं, लेकिन मुंह से बात निकली और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं दोस्त हूं और मैं शुरू से जिस समय पार्टी का गठन हुआ उस समय से मैं जानता हूं और उस समय ये बातें होती थी। अब भगवंत मान की पुलिस उनसे ये कहने जा रही है कि आपके पास एविडेंस क्या? अरे भाई, आप मुझे बता दीजिए, जब केजरीवाल ने जो बात मेरे से कही हो और मैं कह रहा हूं केजरीवाल ने मेरे से कहा है, तो मैं खुद में एविडेंस हूं, मेरे को एविडेंस आप हमसे कैसे मांगेंगे? ये कानून का भी एक सिंपल प्रोपोगेशन है कि भाई जो एविडेंस है खुद में, उसका एविडेंस मांग रहे हो आप, तो एंसिलरी एविडेंसेस मांग रहे हैं। तो अब कुमार विश्वास से अगर कहा केजरीवाल जी ने, तो कुमार विश्वास का स्टेटमेंट इटसेल्फ एन एविडेंस, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि हुआ क्या कि जो एविडेंस है उस एविडेंस के खिलाफ मुकदमा हो रहा है और कह रहा है कि आप एविडेंस दीजिए कि आपने जो बात कही वो उसमें कितनी सत्यता है। मतलब आई विटनेस से कहा जा रहा है कि आप सिद्ध करिए कि आपकी आंखों ने सही देखा और आपके कानों ने सही सुना, इसका एविडेंस दीजिए। ऐसा कानूनी तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन जब जो बोल रहा है उसके खिलाफ उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। तो आप सोचिए कि अगर ये इसका इन्वेस्टिगेशन, इस दंगे में जो कुछ भी हो रहा था पटियाले में, इसका इन्वेस्टिगेशन भगवंत मान की पुलिस करेगी, तो जैसे कुमार विश्वास को फंसाया वैसे ही बहुत लोगों को फंसाने का काम कर सकती। इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन एक नेशनल एजेंसी एनआईए के द्वारा होना चाहिए, नहीं तो सीबीआई के द्वारा होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर एक नेशनल एजेंसी के द्वारा होना चाहिए, किसी दूसरे स्टेट की कोई एजेंसी हो उससे होना चाहिए, न कि पंजाब पुलिस के द्वारा। पंजाब पुलिस वैसे ही कर सकती जैसा उन्होंने कुमार विश्वास के साथ किया। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम सबको खुलकर बोलना चाहिए कि नहीं, हम सब भाई हैं, हिंदुस्तान एक है, सिख कहीं से अलग से नहीं है। खालिस्तान के नाम पर ये जो चल रहा है वो भारत में नहीं होना चाहिए। भले ही अनजाने में शिवसेना बाल ठाकरे कर रही हो, लेकिन कह तो सही रही थी, तरीका हो सकता है गलत हो, जिसकी वजह से केसेस आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।